नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं मनी टाइम। इस बुलेटिन में आपको मिलते हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली तमाम बड़ी खबरें। साथ ही आप जान सकते हैं अपनी जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी सभी खबरों को। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में लगातार 7वीं बार नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया है। खाद्य महंगाई बढ़ने की आशंका के चलते आरबीआई ने रेपो दर न घटाने पर फैसला लिया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान जताया है। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर बैंक अपनी तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। रेपो दर से ही उपभोक्ता ऋण की ब्याज दरें घटती हैं और बढ़ती हैं। रेपो दर में कोई बदलाव न होने से अभी कर्ज सस्ता नहीं होगा। रेपो रेट में कोई बदलाव न होने से रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज्यादा खुश है। रेपो दर में बदलाव न होने से कर्ज की लागत स्थिर रहेगी। इस वजह से ग्राहकों के लिए घर खरीदने के बारे में निर्णय करना आसान होगा। रियल एस्टेट कंपनियों की शीर्ष संस्था नारेडको ने कहा है कि रेपो दर यथावत रखने का निर्णय देश की आर्थिक बुनियाद में भरोसे को दर्शाता है। इससे नए वित्त वर्ष में उत्साहजनक परिवेश तैयार होगा। वित्त वर्ष 2024-25 में 7% की दर से वृद्धि का अनुमान भी रियल एस्टेट क्षेत्र में निरंतर वृद्धि के लिए अच्छा संकेत है। ये घर खरीदने के लिए इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उधार लेने की लागत नहीं बढ़ेगी और मकान खरीदना ज्यादा आसान होगा। इस साल अत्यधिक गर्मी के कारण सब्जियों की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए आरबीआई गवर्नर ने सब्जियों पर नजर बनाए रखने की जरूरत बताई है। आईएमडी ने इस साल अप्रैल-जून के बीच भीषण गर्मी पड़ने और अधिक दिनों तक लू चलने की संभावना जताई है। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य महंगाई दर को 4% के लक्ष्य तक लाना है। आरबीआई ने कहा कि अब देखना होगा कि उच्च तापमान का खाद्य फसलों पर क्या असर पड़ता है। अगर सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ महंगे होते हैं तो फिर से महंगाई के बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। भारत की वृद्धि दर 8% रहने के अनुमान से अब आईएमएफ ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। आईएमएफ ने अपने कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के भारत की वृद्धि दर को लेकर हालिया बयान से खुद को अलग करते हुए कहा कि ये अनुमान उनका नहीं है। सुब्रमण्यम ने भारत के लिए 8% वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। ये आईएमएफ के पिछले वृद्धि दर अनुमानों से अलग है। आईएमएफ ने जनवरी में जारी अपने अनुमान में भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.5% बताया था। आईएमएफ कुछ ही सप्ताह में अपने नए अनुमान जारी करेगा। चीन पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा खड़ा कर रहा है। अमेरिका की ट्रेजरी प्रमुख जेनेट येलेन ने कहा है कि चीन सरकार अपने उद्योगों को जो सब्सिडी दे रहा है उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। येलेन ने चीन की ओवर कैपेसिटी पर भी चिंता व्यक्त की। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सरकारी मदद से चीन में उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, जो चीन की घरेलू मांग के साथ ही साथ वैश्विक बाजार की क्षमता से भी ज्यादा है। क्षमता से ज्यादा उत्पादन के कारण चीन कम कीमतों पर बड़ी मात्रा में निर्यात करेगा, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो सकता है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 29 मार्च को समाप्त सप्ताह में 2.95 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़कर 645 अरब डॉलर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। ये लगातार छठा सप्ताह है जब विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 14 करोड़ डॉलर बढ़कर 642 अरब डॉलर हो गया था। सितंबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 642 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। इस दौरान देश का गोल्ड रिजर्व का मूल्य 67 करोड़ डॉलर बढ़कर 52.16 अरब डॉलर हो गया। अब आप जल्द ही यूपीआई की मदद से अपने बैंक खाते में कैश डिपॉजिट कर सकेंगे। आरबीआई ने यूपीआई के जरिए एटीएम मशीन में पैसा जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एटीएम में यूपीआई का इस्तेमाल करके कार्डलेस नकद निकासी को बेहतर रिस्पांस मिला है, इसलिए अब यूपीआई का इस्तेमाल करके एटीएम में पैसा जमा करने की सुविधा भी प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। अभी एटीएम में पैसा जमा करने के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये कदम ग्राहकों के लिए चीजों को सुगम और बैंकों में मनी मैनेजमेंट प्रोसेस को ज्यादा कुशल बनाएगा। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कार्ड यूजर्स अब थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल कर फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। आरबीआई ने पीपीआई कार्ड धारकों को थर्ड पार्टी यूपीआई के जरिए भुगतान करने की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा है। फिलहाल पीपीआई से यूपीआई भुगतान केवल पीपीआई कार्ड जारी करने वाले की तरफ से उपलब्ध कराई गई वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके ही किया जा सकता है। आरबीआई के नए प्रस्ताव से पीपीआई कार्ड धारकों को बैंक खाता धारकों की तरह यूपीआई भुगतान करने में मदद मिलेगी। सरकारी सिक्योरिटीज में रिटेल निवेशकों के लिए निवेश करना और आसान होगा। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए जल्द ही एक मोबाइल ऐप पेश करेगा।
नवंबर 2021 में पेश की गई आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम व्यक्तिगत निवेशकों को गिल्ड खाते खोलने और सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करने की सुविधा प्रदान करती है। आरबीआई ने कहा है कि सुविधा को और सुगम और बेहतर बनाने के लिए रिटेल डायरेक्ट पोर्टल की एक मोबाइल ऐप बनाई जा रही है। ये ऐप निवेशकों को अपनी सुविधा अनुसार चलते फिरते खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करेगी। ये ऐप जल्द ही उपलब्ध होगी। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने की योजना बनाने वालों के लिए अब अच्छी खबर है। नेक्स्ट जेन एनर्जिया ने अब तक का सबसे सस्ता ई स्कूटर पेश किया है। इसकी कीमत 36,990 रुपये है। अभिनेता सुनील शेट्टी ने इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है। कंपनी का उद्देश्य चालू वित्त वर्ष में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री करना, 500 से ज्यादा वितरक नेटवर्क स्थापित करना और ईवी क्षेत्र में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देना है। कंपनी अगले वित्त वर्ष में दुनिया का सबसे किफायती 4 पहिया वाहन पेश करने की योजना पर काम कर रही है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए से भी कम होगी। नीतिगत ब्याज दर को स्थिर रखने के रिजर्व बैंक के फैसले से घरेलू शेयर बाजार को भी समर्थन मिला। बीएसई सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 74,248 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 22,513 अंक पर बंद हुआ। रेपो दर स्थिर रखने के फैसले से बैंक और एनबीएफसी कंपनियों के शेयरों में तेजी रही। रियल्टी सेक्टर सबसे ज्यादा 1.49% मजबूत हुआ। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में आधा फीसद की बढ़त दर्ज की गई। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। लेकिन मनी 9 के ऐप पर इतना ही नहीं, अब आप मनी 9 के ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है आपके दिमाग में, तो सीधे पूछे अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी 9 पर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजय केडिया। अगर आपको कमोडिटी मार्केट में निवेश करना है या कमोडिटी से जुड़े कोई भी सवाल पूछने हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी कहीं भी। आपको मिलेंगे आपके कमोडिटी के सभी जवाब। कहां? टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में मनी 9 के ऐप पर। डाउनलोड करें ऐप नाउ। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आपको हमारा मनी टाइम कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय देना ना भूलें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, गुड नाइट।